गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों हम हिंदी साहित्य में चैप्टर नंबर 11 को देख रहे थे साथियों। कल हमने इसका कवि परिचय और पाठ का सार बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। आज देखेंगे घनानंद के कवि और सवैया। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे और किसी भी क्लास आपके वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ। मैंने आपको एक अगस्त से पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे घनानंद की कविता में कविता देखेंगे साथियों। तो देखो, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी बरे हैं उठी जान को कहीं कहीं आवन चबीले मन भावन को कहीं कहीं राखती ही के दे सम्मान को झूठी बतियानी की पटियानी ते उदास हैं के अब ना गिरत घर आनंद निदान को अदर लगे हैं आनी के कार्य प्रयाण प्राण चाहत चलने ये संदेश सोले सुचा। बहुत अच्छी पद है साथी। यानी कि पद ने कवि थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी प्रश्न। देखो, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग में संकलित है। यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम अंतरा है तो ये भाग दो भी संकलित है। इसके रचयिता ऋतुकाल के स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद है। घनानंद दरबारी कवि थे। वे दरबार की नर्तकी सुजान पर आसक्त थे। इसी बात पर नाराज होकर बादशाह इन्हें दरबार से निकाल देते हैं और वे वृंदावन में नेपाल संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगते हैं। उनके मन में सुजान के प्रति अत्यंत अंत का बना रहता है कि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रिय प्रेम सुजान के दर्शन की विलासा प्रकट करता है कि प्रिय सुजान के दर्शन के लिए ये प्राण अब के अटके हुए हैं। तो देखो सारे व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में बताता है कि यह सुजान बहुत दिनों अवधि बीत गई, बहुत समय बीत गया है, अर्थात बहुत समय बीत गया। तुम्हारी प्रतीक्षा में ही मेरे प्राण अटके हुए। मुझे आशा है कि तुम आकर अवश्य दर्शन दोगे। अब मेरे प्राण बहुत हड़बड़ी में ही अर्थात इस संसार में उठ जाने को तो भी कहते हैं कि सुजान वो चले गए थे नाराज होकर। तो कहता है दरबारी की जो राजा था वो कहता है कि ये सुजान अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम अब मेरे पास आओ, मुझे कब गले लगाओ तो मुझे दर्शन दोगे। मैं बहुत ही नाराज, मैं बहुत और दुख प्रकट करता हूँ। मैंने आपको कुछ बुरा बुरा कह दिया था अर्थात इस समय उठ जाने को है। अब मैं अपने प्राणों को रोक पाने का समर्थ हो रहा। अब तक छेड़ छबीली यानी कि प्रिया ने कई बार आने को कहा पर वह नहीं आई। मैं प्रतीक्षा ही करता रह गया। अब तो समय आ गया है कि तुम आकर मेरा सम्मान रख ले, अन्यथा संसार में मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं उदास हो गई। अब मैं इनके दिल से उब चुका हूँ। अब तो मन को तसल्ली देने वाले बादल भी नहीं थे और उन्हें मुझे आनंद मिल रहा था। अब तो स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं कि जो मेरे प्राण है जो मेरा गला है वहां तक आ पहुंचे। ये कभी प्रस्थान के आ निकल सकते हैं। ये प्राण अभी तक इसलिए अटके हुए हैं कि सुजान का संतोष लेकर आ जाना चाहते। दूसरा कवि थे आना कानी आरसी निहारी पो करोति पोदो कमा कमा मो चक्ति दशा त्योन विपटी दो कौन हूँ सो देव तेग पन पायुज कुकबरी मुक्ता बुलाए आप भेद गए जान जान धन आनेऊ जो मोहि बनी तुम्हें पेच बरी जानी है गो टेक तरे कौन जो मलो ये जूही गिने रहोगी कहाँ लो वह राइवे की कबूल को मेरी कहानी बोले। शुरू करने पिसा कुछ देर क्या। देखो वाक्य में बताया गया है कि कवि अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम कब तक मिलने आनाकानी करते हुए अपनी आरसी को देखते हुए का बहाना करते रहोगे। कभी अपने प्रेमिका सुजान है उसको करता है कि तुम मेरे घर में कब आओगे या फिर बहाना बनाते रहोगे। इससे तो तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कि इसमें तो यानी कि मुझे हम हमेशा तेरा ही छाया दिखाई देता है। तुम कब तक मेरी और दृष्टि नहीं डालोगी, मेरी दशा की और तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती। मैं मौन होकर देख रहा हूँ कि तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। तुम जिद्दी हो तो कभी कब जिद्दी नहीं। तुम्हारी जिद में बोलने की तो मेरी जिद बुलवाने की। यानी कि तुम्हारी जिद न आने की है, बोलने की है तो मेरी जिद बुलवाने की है। तुम्हें तुमसे बात करनी होगी, तुमको मुझसे बात करनी होगी। मेरी भूख भरी अर्थात चुप्पी तुम्हें बुला कर रहेगी तो तुम्हें अपन हटे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन बोलता है। अपने कानों में रूह डाल
कि तुम्हें तुम्हारे कान में याद है, इस प्रकार कब तक सुनने का बहाना फिर होगी, कभी भी मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंच कर रहेगी, तब तुम्हारे मेरी बात सुननी होगी। क्लियर। अब देखेंगे सवैया। तो देखो, तब तक छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जाए, गीत तोच के तोष सो प्राण तले गिरात मात को दोष जाए, गण आनंद प्रीत जान बिना ही साज समान डरे, तब हर पहाड़े से लागत है के बीच आए। तो देखो, तो सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे, प्रश्न में देखेंगे। प्रस्तुत सवैया द्वितीय काल की स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा रचित है। कवि की प्रिय सी सुजान उससे रूठ कर चली गई है। इस सवैया में कवि मिलन और विरह की अवस्थाओं की तुलना कर रहा। तो देखो साहब, कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि संयोग काल में तो मैं तुम्हें देकर जीवित रहता था, और अब वियोग काल में अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। अब तो मिलन काल की बात सोचने में ही नेत्र चले जाते हैं। अब तो ट्रे दृढ़ में संतोष के कारण प्राण पलते हैं। अब वियोग में व्याकुलता के बढ़ने के कारण मातु की झेलना पड़ता है। ये दोषों से भरा हुआ है। कवि गणानंद कहते हैं कि मनमीत सुजान के लिए कवि सभी प्रकार के ताजे टल जाते हैं, अर्थात दुखी यानी कि सुख भाग जाते हैं। क्लियर। मिलन अवस्था में तो सुजान के गले का हार हार पहाड़ के समान पादक लगता है, दोनों के मिलने के बीच आ जाता। अब तो वियोग अवस्था में दोनों के बीच पहाड़ खड़े हो गए, अब दोनों का मिलन असंभव सा हो गया। जैसे पहाड़ आ जाता है, पहाड़ के बीच में जैसे गहराई और फिर पहाड़, इस प्रकार से उनका भी कोई तालमेल नहीं बैठता। दूसरा सवैया है कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापंजा मती सोदी सुधारी है लेख्यो, ताई के चारु चरित्र विचित्र ने यो पची के रखी राखी विसिक्यो, ऐसो हियो हितपत पवित्र जो आन कथा न कहूं अब रेख्यो, सो घन आनंद जान अज्ञान जो टूक कियो पर बाची ने देखियो। तो देखो साथियों, इसमें कविता में बताया गया है कि इस सवैया में बताया गया है कि कवि कहता है कि मैंने अपने पूर्ण प्रेम के महामंत्र को बहुत सोच समझकर और विचार करके उसके श्रेष्ठ को याद बड़ी जतन पूर्व एक प्रेम पत्र अपनी प्रिया के लिए लिखा है। मैंने बहुत ही सोच विचार करके एक पत्र लिखा है, और किसके लिए, अपने प्रेमिका के लिए। मैंने इससे थक 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 कर उसके चरित्र की विचित्रा का गुणगान किया है। मैंने इसका विशेष ध्यान रखा है। मैं थक चुका हूँ और थक कर उसके बहुत ही सुंदर चरित्र की गुणगान किया है। ओके, इस हृदय रूपी प्रेम पत्र में किसी अन्य कथा का कोई उल्लेख न था, अर्थात उसके रूट होने पर रुष्ट होने का कोई कारण उपस्थित न था। ऐसी प्रेमी का कहीं अन्यत्र नहीं लुकी गई, यह पवित्र प्रेम कथा की थी। लेकिन उस निष्ठुर सुजान प्रेम की प्रेयसी ने उस प्रेम को पढ़कर भी नहीं देखा, जो मेरी प्रेमिका है। इसने उस पत्र को खोल कर भी नहीं देखा, खोलने की दूर की बात उसको पढ़कर भी नहीं देखा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिए, पत्थर के टुकड़े करना कवि के हृदय के टुकड़े होना। कवि ने, जो प्रेमिका है, उसने उस पत्थर को फाड़ दिया। उस पत्थर को फाड़ने का अर्थ है उसने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए। पत्थर के टुकड़े करना कवि के हृदय के टुकड़े होना है। वास्तव में ये हृदय रूपी पत्रकारी थी। कवि की प्रेयसी बड़ी निष्ठुर निकली, उसने कवि की बात को पढ़ने समझने का प्रयास नहीं किया। तो साथियों, ये हमारा 11वां अध्याय विश्व पश्चिम व्याख्या के साथ समाप्त होता है। इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे साथियों, बिल्कुल सही तरीके से। जय हिंद जय भारत।